लेखांकन की प्रणालियाँ भाग 4 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। लेखांकन के आधार बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निश्चित आय की तुलना उस अवधि के व्ययों से करके लाभ हानि की जानकारी प्रदान करना है। यह गणना दो आधार पर की जाती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य एक निश्चित तिथि पर संस्था की लाभ हानि का पता लगाना है और यह जानकारी दो आधार पर प्राप्त की जाती है। नंबर 1 है हमारा नगद आधार, जिसका हम कैश बेसिस, और नंबर 2 है उपार्जन आधार, एक्रूड बेसिस। नंबर 1 जानते हैं नगद आधार पर लेखांकन, कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसमें आय एवं व्यय का लेखांकन नगद आधार पर ही किया जाता है, अर्थात जब हम नगद भुगतान कर देंगे या नगद प्राप्त करेंगे तभी हम लेखा करेंगे। आय अर्जित होने अथवा व्यय की राशि देय होने पर कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। आय का लेखांकन वास्तव में नगद प्राप्त होने पर किया जाता है। इस प्रकार व्यय का लेखांकन भी नगद भुगतान होने पर ही किया जाता है। लाभ, अब जानते हैं इस विधि के लाभ, एडवांटेज। नंबर 1, रोकड़ स्थिति का ज्ञान। इस प्रणाली से एक निश्चित अवधि में रोकड़ एवं भुगतान की गई रोकड़ की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है कि एक निश्चित अवधि में कितनी रोकड़ हमने भुगतान की है और कितनी रोकड़ हमें प्राप्त हुई है। नंबर 2, सरल पद्धति। यह पद्धति अत्यंत सरल है। इस पद्धति में व्यक्तिगत निर्णय, अनुमान एवं समायोजन करना आवश्यक नहीं है। अतः पद्धति अन्य पद्धति की तुलना में सरल है, क्योंकि इसमें हमें एडजस्टमेंट नहीं करने होते हैं। नंबर 3, गैर व्यापारिक संस्था अथवा पेशेवर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपना हिसाब किताब दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार नहीं करना होता है, केवल ये जानना चाहते हैं कि उनकी निश्चित अवधि में कितनी इनकम या कितना खर्च है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं अथवा पेशेवर व्यक्ति हैं, उनके लिए यह पद्धति उपयुक्त रहती है। अब हम जानते हैं इस पद्धति के दोष या डिसएडवांटेज। व्यावसायिक संस्था के लिए अनुपयुक्त। इस पद्धति में अवधि के आधार पर आय व्यय का मिलान संभव नहीं है, अर्थात एक निश्चित अवधि में कितनी इनकम है और कितना खर्च है उसका हम सही मिलान करके लाभ हानि का पता नहीं लगा सकते हैं। नंबर 2, समायोजन का अभाव। इस पद्धति में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय आदि का कोई लेखा नहीं किया जाता, अर्थात समायोजनाएं नहीं की जाती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि चिट्ठा सही और सच्चा आर्थिक स्थिति को हमारी प्रकट नहीं कर पाता, व्यवसाय का सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है। नंबर 3, पूंजी एवं आगम का विभाजन नहीं। इस पद्धति में मदों को पूंजीगत मदें या आयगत मदें इनमें विभक्त नहीं किया जाता है, अतः विभिन्न वर्षों के खातों में एक रूपता नहीं हो पाती है। नंबर 4, वैधानिक मान्यता का अभाव। यह पद्धति भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान्य नहीं है, अर्थात इसको कंपनी अधिनियम 2013 मान्यता प्रदान नहीं करता है। नंबर 5, लाभ में परिवर्तन संभव। इस पद्धति में नगद भुगतान में विलंब कर अथवा शीघ्रता कर लाभ में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, अर्थात नगद भुगतान में हम देरी करके या उसमें शीघ्रता लाकर प्रति वर्ष के लाभ हानि को परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर 6, उधार व्यवहारों का लेखा नहीं। इस पद्धति में केवल नगद व्यवहारों को ही सम्मिलित किया जाता है। उधार व्यवहारों का लेखा न होने से व्यवसाय की सही लाभ हानि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। दूसरा है उपार्जन के आधार पर लेखांकन, एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग। इस पद्धति में आय अर्जित होने पर उसका लेखांकन लेखा पुस्तकों में कर लिया जाता है, चाहे वह प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो। इस प्रकार व्यय का लेखांकन भी देय होने पर कर लिया जाता है, चाहे उसका नगद भुगतान हुआ हो अथवा ना हुआ हो। इस प्रकार इस लेखांकन पद्धति में यानी उपार्जन के आधार पर लेखांकन पद्धति में नगद और उधार दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखांकन उपार्जन के आधार पर किया जाता है। इस लेखांकन पद्धति में विवरण तैयार करते समय अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय तथा अग्रिम प्राप्त आय का लेखा किया जाता है, जिससे संस्था की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो पाती है।
भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सभी कंपनियों को अपने खाते उपार्जन के आधार पर तैयार करना अनिवार्य है। अर्थात भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इस विधि को मान्यता प्रदान करता है। लाभ एडवांटेज नंबर 1 है सही आर्थिक स्थिति की जानकारी। इस पद्धति में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय का समायोजन होने से संस्था की सही आर्थिक स्थिति एवं लाभ की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 पूंजी एवं आगम मदों का विभाजन। इस पद्धति में पूंजीगत व आयगत मदों को विभक्त किया जाता है, जिससे लाभ हानि में एकरूपता बनी रहती है और लाभ की सही स्थिति हमारे सामने आती है। नंबर 3 मिलान की अवधारणा पर आधारित। यह पद्धति मिलान की अवधारणा का पालन करती है, जिसमें एक निश्चित अवधि की आय का एक निश्चित अवधि के संबंधित व्ययों की तुलना करके सही लाभ हानि की गणना करना संभव है। नंबर 4 वैधानिक मान्यता। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इस पद्धति के आधार पर तैयार किए गए खातों को मान्यता प्रदान करता है। अब है दोष। नंबर 1 कठिन पद्धति। इस पद्धति में लाभ हानि की गणना से पूर्व समायोजन करना आवश्यक होता है, अतः रोकड़ के आधार पर लेखांकन की तुलना में यह पद्धति अधिक कठिन होती है। दूसरा अनुमान एवं व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित। इस पद्धति में अनुमान एवं व्यक्तिगत निर्णय पर लेखांकन आधारित होता है, अतः संस्थाओं के खातों में तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। अब हम जानते हैं नगद आधार और आधार लेखांकन और उपार्जन आधार लेखांकन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अंतर का आधार है नगद एवं उधार लेन देन। नगद आधार लेखांकन में इस पद्धति में केवल नगद लेन देनों का ही लेखांकन किया जाता है, जबकि उपार्जन के आधार पर लेखांकन में इसमें नगद और उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखांकन हम करते हैं। अब है आय की मान्यता। यह वास्तव में प्राप्त नगद आय को ही मान्यता प्रदान करता है, जबकि यह अर्जित आय को मान्यता प्रदान करता है, चाहे वह प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो। दूसरा व्यय की मान्यता। इसमें केवल नगद भुगतान किए गए व्ययों का ही लेखा किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे उसका भुगतान नगद किया गया हो अथवा न किया गया हो। अगला है समायोजन। इसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अग्रिम प्राप्त आय का कोई समायोजन नहीं किया जाता, अर्थात समायोजन नहीं होते हैं। इसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय का समायोजन करना अनिवार्य है और ये किया जाता है। अगला है पूंजी एवं आगम, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसमें मदों का पूंजी एवं आगम में विभाजन नहीं किया जाता, जबकि उपार्जन आधार पर इसमें मदों को पूंजी एवं आगम में विभाजित किया जाता है। लाभ हानि का निर्धारण। इसमें सभी उधार सौदों का लेखा नहीं किया जाता, अतः इस पद्धति में शुद्ध लाभ हानि की गणना संभव नहीं हो पाती। इसमें नगद और उधार सभी सौदों का लेखा किया जाता है, अतः इस पद्धति में शुद्ध लाभ हानि की गणना आसानी से संभव हो पाती है। चिट्ठा। इस पद्धति से तैयार किया गया चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट नहीं करता है, जबकि उपार्जन आधार पर तैयार किया गया चिट्ठा संस्था की सही सच्ची स्थिति को प्रकट करता है। मान्यता। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इस पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं करता है, जबकि उपार्जन के आधार पर बनाए गए हिसाब किताब को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। उपयुक्तता। यह पद्धति गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त रहती है, जबकि उपार्जन आधार ऐसी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जो व्यापारिक संस्थाएं हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो इस प्रकार से हमने जाना नगद आधार लेखांकन एवं उपार्जन आधार लेखांकन में अंतर। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।